नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट्री जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो आप सभी को एक बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, उसमें 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है कि 8 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और साइंस कंप्लीट करवाया जा रहा है, जो बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार है। तो इसे आपसे पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को दिल से लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी, और जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, आपसे को बताते क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं फ्रेंड, वो क्वेश्चन प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन में एक का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा रातौंधी। ध्यान दीजिएगा आप सभी, रातौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए, विटामिन ए को हम सभी रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, और सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हम सभी कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों की हड्डी कमजोर हो जाता है। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से या विटामिन बी की कमी से होता है, जिसे हम सभी थायामीन के नाम से जानते हैं। और पेलाग्रा रोग जो होता है ये विटामिन बी3 के कमी के कारण होता है, जिसे नियासिन के नाम से जानते हैं। तो इतना फैक्ट आपसे जरूर याद रखिएगा। यही से कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन सी के बारे में, तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। रोग कौन सा होता है, एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला, यानी कि खट्टे पदार्थ सबसे अच्छा स्रोत होता है। उसके बाद जो है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखिएगा, जिसे हम टेकोफेरॉल कहते हैं। और विटामिन के को क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं। तो इतना आप विटामिन के बारे में याद रखिएगा, आराम से प्रश्न बना लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। क्लियर हैं। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताएं, फाइलोक्विनोन बताएं। विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। याद रखिएगा आप सभी। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, पायरोडॉक्सिन जो है ये विटामिन आपका 6 का रासायनिक नाम है। अच्छा, विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या होता है, बी2 का राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा आप सभी। राइबोफ्लेविन होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा नियासिन होता है, जैसे कि अभी आपको बताए थे हम। यहीं से क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। पेंटोथेनिक एसिड होता है। अच्छा, विटामिन बी9 का याद रखिएगा आप सभी, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड होता है। अच्छा, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटीन होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या होता है, बायोटीन होता है। और विटामिन के बारे में आपसे को बताएं, इतना फैक्ट आप याद रखिए। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एप्लीकेशन पे न्यू कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है, जो बिल्कुल न्यू कोर्स है। देखिए, इस कोर्स में आप सभी को मिलेगा क्या क्या, तो इसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास मिलेगा, प्लस में आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स दिया जाएगा, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था पिछले बार। उसके बाद इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया जाएगा, जिससे डायरेक्ट आपका हुबहू प्रश्न आ जाए। और साथ में आप सभी को हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को जान सके। ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज रहने वाला है। तो ये तमाम चीज़ जो है कि इस कोर्स में आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। देखिए, आपको तैयारी हम बिल्कुल मिनिमम फी में करवा रहे हैं, और ये आपका फुल कोर्स है। तो अगर 100% आप सभी को सफलता चाहिए 2026 में, और सरकारी कॉलेज का सपना देखें हैं, तो आज ही आप सभी इस कोर्स को ज्वाइन करके मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। देखिए, अगर मेरे साथ में जुड़ के थोड़ा सा मेहनत करके तैयारी कर लीजिएगा ना,
तो लगभग आप 80,000 पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि अगर सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो देखिए सरकारी कॉलेज में आपका 20 से 25,000 में दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर वहीं प्राइवेट से एडमिशन करवाते हैं तो लगभग आपका 90 से 1 लाख खर्चा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए ताकि आपका 20 से 25,000 में दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाए और जो आप सपना देखे हुए हैं उसे आप भी साकार कर सके। तो आज से ही आप भी ज्वाइन करके मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, जो हम आपको देंगे बस उतना आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें आपको देंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हम पिन कर दिए हैं। यही एप्लीकेशन आप सभी को डाउनलोड करना है, सक्सेस योद्धा। ये युवा शक्ति जेके कोच का ही एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी डाउनलोड करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आईडी पासवर्ड बना के उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। और ज्वाइन कैसे करना है इसका प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को देख के आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आसानी होगा ज्वाइन करने में। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। देखिए घाव भरने में जो सहायक उत्तक है एपिथेलियमी उत्तक होता है और इसी को हम उपकला उत्तक के नाम से जानते हैं हिंदी में। याद रखिएगा, आपसे उपकला उत्तक कहा जाता है। ये जो है घाव भरने में सहायक होता है। यहीं से याद रखिएगा जो पेशीय उत्तक होता है ये क्या होता है, तो ये एक नरम उत्तक होता है जो शरीर की मांसपेशी को जोड़ता है। क्या करता है पेशीय उत्तक, शरीर की मांसपेशी को जोड़ता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में। यह शरीर के अंगों को गति भी उत्पन्न करता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर के अंगों की गति उत्पन्न कौन करता है, तो पेशीय उत्तक करता है। यहीं से याद रखिएगा संयोजी उत्तक के बारे में। संयोजी उत्तक जो होता है ये शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जो शरीर का अलग अलग अंग होता है उसको एक दूसरों के साथ जोड़ने का काम किसका होता है, संयोजी उत्तक का होता है। उसके बाद तंत्रिका उत्तक के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है आपका मस्तिष्क हो गया, रीढ़ हो गया। उसके बाद तंत्रिका जो है ये सभी में आपका तंत्रिका उत्तक पाया जाता है। प्लस में ये जो है कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का भी कार्य करता है आपका तंत्रिका उत्तक। और ये शरीर की कई गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण करने का जिम्मेदारी भी किसका होता है, तंत्रिका उत्तक का होता है। तो इतना सा आपसे उत्तक के बारे में याद रखिएगा। तो घाव भरने में सबसे सहायक उत्तक कौन सा है, एपिथेलियमी या उपकला उत्तक है। बात समझ गए आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन 4 है कि LSD किससे प्राप्त होता है। देखिए LSD जो है ये आपका किससे प्राप्त होता है, तो कवक से प्राप्त होता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि फंगस से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5। चलिए क्वेश्चन 5 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, और इसको VBI करके आपसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेबेसियस ग्रंथि जो है फ्रेंड ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा आप सभी अस्थनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अस्थनियों की त्वचा के डर्मिस में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6 है कि लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है। तो देखिए लेक्राइमल ग्रंथि जो है फ्रेंड ये आपका आंसू को स्रावित करती है। तो ध्यान दीजिएगा किसको, आंसू को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे आसान प्रश्न कर सकते, इस क्वेश्चन का आंसर सभी कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आपसे इस क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो होता है फिर ये सबसे लंबी कोशिका होता है मानव शरीर का। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि लिंगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। देखिए लिंगामेंट की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना है कि ये आपका अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। जबकि अगर टिंडन की बात किया जाए तो वो अस्थि को पेशी से जोड़ता है। तो ये पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर कीजिएगा इसको, एक ईश्वर। ये किसके द्वारा नारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन 9 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो अगर आपसे ऑप्शन नंबर ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, श्री नारायण गुरु ने ये नारा दिया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला है बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखिए 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसी सत्याग्रह के बाद जो है कि
आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। डेट को याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यहीं से आपको याद रखना है कि आपका कह सकते हैं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा। प्लस में एक क्वेश्चन याद रखिएगा 1925 के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1925 में आपका सरोजिनी नायडू जो है कि पहली महिला कह सकते भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1924 का डेट याद रखिएगा आप सभी कि इस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस का जो है कि अधिवेशन किया गया था, बेलगांव का अधिवेशन। 1920 का डेट याद रखिएगा, इस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1922 का डेट याद रखिएगा कि इस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्लस में हंटर आयोग की स्थापना हुआ था। प्लस में कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और इसी समय जो कि फ्रेंड आपका वर्साई की भी संधि होती है। अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन जो है फ्रेंड, यह आपका 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक ये आंदोलन चलता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। और ये जो है कि रांची वाला क्षेत्र मुख्य रूप से था, पर उस समय जो कि खूंटी भी आपका रांची में ही पड़ता है, बट रांची ऑप्शन में नहीं दिया है, तो छोटा नागपुर आप सभी टिक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रांची जो है ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और मुख्य रूप से बिरसा मुंडा का जो केंद्र था वो खूंटी जिला का था, डुम्बारी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 13 है कि फिलोसॉफिकल जूलॉजी के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, मेंडल को हम सभी किस लिए जानते हैं? आनुवांशिकता के लिए जानते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और डार्विन को हम सभी किस लिए जानते हैं? इसने विकासवाद का सिद्धांत भी दिया था, यानी कि विकासवाद का जनक माना जाता है डार्विन को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोजाइलिनॉल और जो कि टेरपिनॉल का एक मिश्रण है? तो डेटॉल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन डी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप अपने हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किस एक के कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऊर्ध्वापातन में क्या होता है? तो ऊर्ध्वापातन में डायरेक्ट ठोस जो होता है वो आपका गैस में बदल जाता है। याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि कपूर जो है सबसे प्रमुख उदाहरण होता है इसका। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण करने का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? सिंपल भाषा में समझिए कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जो है इससे किसकी आयु ज्ञात करने के लिए हम सभी प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो भी सी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन 17 है कि डैश में मांसपेशियों के लय बद संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। देखिए, बिल्कुल इसको टेस्ट के तौर पर लेकर चलना है। जैसे जैसे जो है कि आपका सेट चलते रहेगा, इसमें जो है कि एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ऐड करके हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा कम जो है कि चीज़ें मिलने वाला है। देखिए, यहाँ आपको जीरो से हम तैयारी करवाएंगे, हाई लेवल तक तैयारी करवाने वाले हैं। तो अभी आपका शुरुआत है, धीरे धीरे आप सभी शुरू कीजिए, बाकी बात सारा चीज़ ऐड करते चलेंगे हम सभी इसमें। और देखिए, जितने भी आप सभी मेरे साथ में हैं, आप सभी सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए, ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है सिर्फ आपके लिए मेहनत करके प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अभी से आप तैयारी कर सके बेहतर तरीके से और बेस्ट कंटेंट दिया जाए, वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के अपने एग्ज़ाम्स का बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो गर्भाशय से। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेडियो तरंगों का वेव डैश होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के वेग के समान होता है रेडियो तरंगों का वेग। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश सबसे ज्यादा जो है ये किस में गमन करता है, तो याद रखिएगा निर्वात में करता है। किस में करता है? निर्वात में करता है। अच्छा, ध्वनि जो होता है
ध्वनि जो होता है ये सबसे ज़्यादा किस में गमन करता है, तो ठोस में गमन करता है, याद रखिएगा। तो प्रकाश का चाल ठोस में कम होता है, ध्यान दीजिएगा, और ध्वनि का चाल अधिक होता है, जबकि ध्वनि का चाल निर्वात में क्या होता है, ये कम होता है। तो दोनों को उल्टा समझ के आपको याद करना है। अगला है धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तन्यता करेक्ट आंसर होगा। अगला है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 0 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगा, क्योंकि पानी में कोई भी ऊर्जा नहीं होता। अगला है एक जैव विधि जिसमें प्रासरब ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जल में ऑक्सीजन का संकरण होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए sp3 का होता है, जल में ऑक्सीजन का संकरण। जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है जल मग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण के रूप में किसे जाना जाता है, जो जल में लापता हो चुका है और उसको पता लगाने के लिए हम सभी जो प्रयोग करते हैं वो सोनार का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जैसे समुद्र में कोई भी चीज़ को ढूंढना है, ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो आपसी रडार देख रहे हैं इसका प्रयोग किस में करते हैं, तो बिल्कुल वायुयान का दिशा पता करने के लिए। अगला प्रश्न है कि देवासुर में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद कर देना है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसमें द्वंद्व समास होता है, ध्यान दीजिएगा। देवासुर में एक फैक्ट याद रखिएगा कि जब भी अगर देवासुर देखने के लिए मिले आपको तो डायरेक्ट आपको द्वंद्व समास ही टिक करना है, अन्यथा आप सोचते रहिएगा कि इसमें अपोजिट वर्ड होता है या योजक चिन्ह रहता है, ऐसा नहीं समझना है, इसमें आपका द्वंद्व समास ही है। अगला प्रश्न है कि वाईकोम सत्याग्रह जो 1924 से 25 में हुआ था, ये कहाँ चलाया गया था, वाईकोम सत्याग्रह, तो ये आपका केरल में हुआ था, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए केरल के बारे में याद रखिएगा कि ये मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, याद रखिएगा मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, इसीलिए मसाला की राजधानी भी कहा जाता है। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, प्लस में कह सकते हैं सोना जो है, सोना का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का अध्यक्ष बताना है। देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था और 1885 में पहला अध्यक्ष कौन बना था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान दीजिएगा। दूसरा अध्यक्ष 1886 में दादा भाई नौरोजी बना था। तो लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यही लाला लाजपत राय है जो कि 1928 में साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहा था उसमें अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण से जो है कि डंडा इसके सर पर लगने के कारण इसका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, जो आपका मुंडा विद्रोह हुआ था रांची वाला क्षेत्र में, जिसे हम सभी उलगुलान के नाम से भी जानते हैं, और इसका प्रमुख नेता था बिरसा मुंडा। याद रखिएगा आप सभी। देखिए बुद्धू भगत जो है ये आपका कह सकते हैं कि कोल विद्रोह से संबंधित है, जो कि आपका 1831 से 32 के बीच में हुआ था। सिद्धू कानू आपको पता है कि वो संथाल विद्रोह से संबंधित है, जो कि 1855-56 में हुआ था, संथाल परगना वाला क्षेत्र में। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना जो है ये आपका कह सकते हैं कि प्रथम जल विद्युत परियोजना है। जो भी ऑप्शन सी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में श्रावती नदी पर स्थित है, सी राइट आंसर होगा। जो भी सी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है किसी पदार्थ का ज्वलन तापमान डैश है। चलिए क्वेश्चन में 30 का आप सी राइट आंसर कीजिएगा। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान जो है ये आपका उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में टायर को खुरदरा बनाया जाता है जिससे इसका डैश है। देखिए कोई भी वाहन का जो आप टायर देखते हैं उसमें देखिएगा तो टायर खुरदरा होता है। क्यों होता है, तो घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। अगर प्लेन
टायर बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर घड़केगा तो वो फिसलने का डर रहेगा, जबकि खुदरा जो रहता है उसमें क्या होता है, घर्षण पैदा होता है और उसको रोकने में मदद करता है और वो पिछलता नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। देखिए सुचालक क्या होता है, जो विद्युत का कह सकते हैं कि सबसे अच्छा चालक चांदी, चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। उसी प्रकार से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है द्रव में, वो आपका पारा हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही डैश के माध्यम से आगे बढ़ती है। फेलोपियन ट्यूब से बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, फेलोपियन ट्यूब से बढ़ती है। तो ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। देखिए समास की बात आए तो आपको पता है कि समास का मुख्य रूप से 6 ही भेद होता है। अब यही बहु समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्री और कर्मधारय समास होता है। और एक नए समास होता है जो कि हम 7वां समास पढ़ते हैं, बट इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो मुख्य दर्शन में आपका तत्पुरुष समास होगा, याद रखिएगा आप सभी। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका अंतिम पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, जबकि अब यही बहु समास में प्रथम पद प्रधान होता है और अंतिम पद गौण होता है। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1869 में, जो कि सुएज नहर बनकर तैयार हुआ था। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है, और सुएज नहर जो है फ्रेंड ये आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है। और यहीं से क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो पनामा नहर है ये किसको जोड़ता है, तो ये प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये भी फैक्ट क्वेश्चन पूछा गया अटलांटिक महासागर से, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, स्त्री की बात नहीं किया गया। अगर स्त्री की बात किया जाता तो जातिवाचक संज्ञा होता, ध्यान दीजिएगा आप सभी। स्त्री की बात किया जाता जातिवाचक, पर यहाँ स्त्रीत्व की बात किया गया या चरित्र की बात किया जाए तो वहां पर आपका भाववाचक संज्ञा होगा, याद रखिएगा। यानी कह सकते हैं कि जिसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते हैं वही भाववाचक संज्ञा होता है, या कह सकते अदृश्य होता है। जैसे कह सकते कि खुशी, ये अदृश्य है, भाववाचक संज्ञा है। कह सकते बेइज्जती हो गया, भाववाचक संज्ञा है। या कह सकते खुशी, भाववाचक संज्ञा है। तो स्त्रीत्व हो गया, चरित्र हो गया, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, सभी जाति समूह का बोध कराता है। जैसे कि कह सकते स्त्री, वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। जैसे स्त्री नाम लिए तो एक स्त्री नहीं होगा, जितने भी स्त्री है वो सभी स्त्री आ गया, तो वो जातिवाचक हो गया। जैसे कह सकते कि बूढ़ा, वो पूरा बूढ़ा को संबोधित कर रहा है तो वो जातिवाचक हो गया। अगर यही कहते बूढ़ाड़ी तो वो भाववाचक होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे किसी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए कि मोहन, वो क्या है, व्यक्तिवाचक। सोहन व्यक्तिवाचक है। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि सिर्फ नदी की बात करते तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। नदी में तो बहुत सारा नदी हो जाएगा, यमुना होगा, गंगा होगा, सारावती नदी हो जाएगा, उसके बाद जो कह सकते गंडक हो जाएगा। बट अगर किसी का नाम लेके पुकारा जाए तो वो व्यक्तिवाचक होगा। द्रव्यवाचक में क्या होता है, जिसे नापा तोला जा सके, जैसे सोना, चांदी, घी, गुड़, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी, जंगरोधी स्टील का। अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हरियाणा में है सूरजकुंड झील। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ डैश है। देखिए राजकोषीय घाटा का अर्थ जो है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा, बात समझे आप सभी। अगला है निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है जो चुनिए आप सभी। इनमें से एक पुल्लिंग है जिसको चुनना है। तो देखिए बुढ़ापा जो है ये आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कह सकते कि बुढ़ापा आ गया, कि बुढ़ापा आ गई, नहीं बुढ़ापा आ गया, ये आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जबकि जड़ता, घटना, दया स्त्रीलिंग शब्द है ये सभी।
अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसीलिए VVI है आपके लिए। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में 41 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का कारण है। कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उत्तम गुणवत्ता वाली है? देखिए एंथ्रासाइड जो कोयला होता है फ्रेंड, एंथ्रासाइड कोयला ये सबसे सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, बट ये भारत में जो है भारत में कम पाया जाता है, जबकि भारत में बिटुमिन्स कोयला जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बिटुमिन्स। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पीट कोयला सबसे बेकार कोयला होता है। अगला प्रश्न है कि डैश के उपयोग से तेलों और वसा की विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। राइट आंसर होगा प्रति उपचायक, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है नारियल का भूसा डैश उत्तक से बना होता है। जो नारियल का आपसे भूसा देखते हैं ये किस उत्तक का बना होता है? स्क्लेरन कायमा से बना होता है, यानी डी राइट आंसर होगा। जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम पानी का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है गाछ में। अगला है स्वपरागण डैश को जन्म देगा। आंतरिक प्रजनन को जन्म देता है। जो भी सी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द बहुवचन है? आपसे फ्रेंड सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इतना काम जरूर कर लेंगे। तो देखिए हमेशा जो बहुवचन जो होता है वो प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो बी राइट आंसर होगा। लड़का एक वचन है, किताब एक वचन है, माता एक वचन है, जबकि प्राण हमेशा बहुवचन ही होता है। बहुवचन में क्या होता है? एक से अधिक वस्तु को संबोधित किया जाता है। द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? केंजपुर ओई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जीएसटी परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद के। आइए अगला क्वेश्चन है कि तोप धातु निम्न में से किसका मिश्र धातु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा आप सभी। तो करेक्ट आंसर होगा तांबा, टीन और जस्ता का होता है। तांबा, टीन और जस्ता का होता है। अगला है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। अगला है गुरजीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? हॉकी से जुड़ी है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को।